हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। माय नेम इज नरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स गुरु। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है जो जिसे बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की स्टार्टिंग करेंगे हम, ठीक है। और जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूनिट है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम पढ़ेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कुछ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, आराम से बिल्कुल ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। सबसे पहले आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स का मतलब होता है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करें उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स की वो ब्रांच है ये जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे हम? मोशन पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्टैटिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स और तीसरी होती है डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच स्टडी अबाउट द मटेरियल ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो स्टैटिक्स। सेकंड, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स है फिजिक्स की मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें ये नहीं पढ़ेंगे कि मोशन किस वजह से हुआ है, ठीक है। कोज ऑफ मोशन नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये हो गई काइनेमेटिक्स। तीसरी ब्रांच होती है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और किस वजह से मोशन में है, इसके अंदर ये भी स्टडी करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमने पढ़ा मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। अब आता है, स्टार्ट करते हैं रेस्ट और मोशन, ठीक है भाई। अब रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होगा? रेस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे तो उसे रेस्ट कहते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम और विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उसे हम रेस्ट में कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड है, रेस्ट में होगा, ठीक है। चेयर है, रेस्ट में है, ठीक है। जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो उसे हम रेस्ट में बोलेंगे। अब आता है मोशन। मोशन होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन। जैसे मैं चलूंगा तो ये देखो वर्ड्स पीछे जाते दिखाई देंगे, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन चेंज की है। समझ में आएगी नहीं आया? टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज की, नहीं तो अब मैं खड़ा हूं तो ये और ये इनकी डिस्टेंस सेम टू सेम है, कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई। लेकिन जब चलेंगे तो इनकी पोजीशन चेंज होगी। इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, और दूसरा टाइम के रेस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज होगी तो उसे हम बोलेंगे मोशन। समझ में आएगा नहीं है? मतलब मूविंग कार है, मूविंग ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, मोशन में है, कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे। मतलब कोई कार चल रही है तो पेड़ पौधे पीछे जाते दिखाई देते, क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, कार की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। समझ में आएगा नहीं है? तो उसे हम बोलेंगे मोशन। अब सुनिए ध्यान से, मोशन जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, और तीसरा होता है ओसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। मोशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, तीसरा ओसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर और सबसे पहले बताया मैंने, आगे भाई कौन सा? रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। तो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन कौन कौन सा होता है? अगर कोई बॉडी पॉइंट मास बॉडी हो
और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई बॉडी क्या हो? पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब ये बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी ली, ये जैसे ये ले लिया अपन ने। पॉइंट मास बॉडी का मतलब क्या होता है? अगर बॉडी है, सपोज करो ये एक कार है, इसकी लेंथ है 3 मीटर है, ठीक है, और ये 2 किलोमीटर चल के आई, तो तुम क्या बोलोगे? ऐसे थोड़े बोलो 2 किलोमीटर और 3 मीटर। अगर कार की साइज 3 मीटर है, क्यों कार की साइज को हम नेगलेक्ट कर देते हैं? क्यों? क्योंकि ये 2 किलोमीटर इस कार के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई बॉडी अपनी साइज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले उसे हम पॉइंट मास बॉडी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? पॉइंट मास बॉडी। जैसे एक ट्रेन है, वो 500 किलोमीटर ट्रेवल करके आई है, तो ट्रेन की लेंथ है 1 किलोमीटर, नेगलेक्ट हो जाती नहीं हो जाती? ठीक है भाई, 500 मीटर की लंबी लेंथ है ट्रेन की, तो 500 मीटर कंसिडर नहीं होते। क्यों? क्योंकि 500 किलोमीटर कंपेयर 500 मीटर क्या है? बहुत कम है। इसलिए उस टाइम पे ट्रेन को क्या मानते हैं? पॉइंट मास बॉडी मानते हैं। ठीक है, अर्थ है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, ये अर्थ लिया हमने, ये अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है, ये सन है, ये अर्थ, तो सरकमफेरेंस होगी इसके अराउंड, ये पाथ होगा, बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब भी हम क्या करें, अगर अराउंड द सन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हम अर्थ की डायमीटर को कभी भी कंसीडर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे अर्थ भी क्या है? पॉइंट मास बॉडी है। तो जरूरी नहीं है कि अर्थ भी पॉइंट मास बॉडी हो सकती है, लेकिन वो कहाँ पे? उसके अराउंड। अगर भी सन के अराउंड जो लेंथ निकालेंगे तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ बहुत ज़्यादा है अर्थ की साइज के कंपेरेटिवली, तो इसे पॉइंट मास बॉडी कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे? पॉइंट मास बॉडी कंसेप्ट समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया? रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई पॉइंट मास बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई बॉडी, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगा? ध्यान सुनो, अगर कोई बॉडी पॉइंट मास बॉडी नहीं हो, अगर कोई बॉडी पॉइंट मास बॉडी नहीं हो और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे और उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, वो भी उसके साथ ही मूव करें स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब अगर ये ब्लॉक है, स्लाइड कर दें, अब ये ब्लॉक है, ये लेंथ है, ये छोटी सी लेंथ है और ये ब्लॉक की भी साइज है, इसको पॉइंट मास बॉडी नहीं मान सकते, तो ये क्या करें? स्लाइड करवाए, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं इसके साथ साथ ही मूव करेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे हम? ट्रांसलेटरी मोशन। इसे क्या बोलेंगे हम? ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आ गया? अब आता है ट्रांसलेटरी मोशन के बाद में आता है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। भाई सर्कुलर रोटेटरी मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी क्या हो? पॉइंट मास बॉडी हो और वो रोटेट करे, सर्कुलर पाथ में रोटेट करे। अगर पॉइंट मास बॉडी है और ये पॉइंट मास बॉडी यहाँ पे ऐसे घूम रही गोल गोल, इस पॉइंट के अलोंग क्या कर रहे हैं? ऐसे घूम रही, ये बॉडी यहाँ रोटेट कर रही, इसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इसे क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी पॉइंट मास बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी, सर्कुलर मोशन। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन का मतलब अगर कोई बॉडी सेम टू सेम पॉइंट मास बॉडी नहीं हो, पॉइंट मास बॉडी नहीं हो और वो सर्कुलर पाथ में घूमे, तो उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, भाई ये कोई बॉडी है, ये पूरी की पूरी घूम रही है गोल गोल, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स है, कोई व्हील मान लो, ठीक है, गोल गोल घूम रहे हैं, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, वो भी उसके साथ साथ रोटेट करेंगे, उसे बोलते हैं रोटेटरी मोशन। पॉइंट मास बॉडी होगी सर्कुलर, पॉइंट मास बॉडी नहीं होगी रोटेटरी मोशन। समझ में आया कि नहीं है? अब आता है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और मोशन क्या होता है? सुनो ध्यान से। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम को हमने ऑसिलेट करवा दिया, तो ये मोशन कैसा होगा? ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। जो सिंपल पेंडुलम को हमने क्या किया? थोड़ा डिस्प्लेस किया अपने मेन पोजीशन से, छोड़ दिया, तो वो क्या करता रहेगा? ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन का ये हमने क्या लिया? एक पेंडुलम लिया, ठीक है, अगर ये यहाँ पे से लेके यहाँ तक इसका डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो ये तो ऑसिलेटरी मोशन हो गया। और ये अगर बिल्कुल पास पास ऐसे करता रहता है, ये इस तरीके से बिल्कुल हल्का हल्का, अगर छोटे से एम्पलीट्यूड बड़ा कम है इसका, ठीक है, एम्पलीट्यूड कम है, और फिर ये क्या करता रहता? वाइब्रेट करता रहता, तो इसे हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अगर ऑसिलेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड कम कर दिया जाए तो उसे हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये मोशन को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर रोटेटरी मोशन और ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन हो गया। ठीक है, अब बारी आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि भाई बात ये है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आराम से सुनिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, सुन लो ध्यान से। ये छोटे छोटे इंट्रोडक्शन है, इसको अच्छे से एक बार थोड़ा है ना अच्छे से समझ लेना इन चीज़ों को, फिर मेन टॉपिक अपने डालेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से शुरू करेंगे नोट्स बनाने। ठीक है, उससे पहले आराम से समझते जाओ इनको। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि भाई कोऑर्डिनेट, कोई भी मोशन को हम डिफाइन करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मोशन को डिफाइन करने में। समझ में आ गया? चलो, तो ऑब्जर्वर भी चाहिए। ठीक है, अबे देखने वाला तो चाहिए। अबे ठीक है, सामने से बाइक गई, अपन देखेंगे बाइक गई, भाई ठीक है वो गई सामने से, ठीक है, हमने देखा उसको। समझ में आ गया? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर ऑब्जर्वर लें अपन कोई, ठीक है, ऑब्जर्वर लें, वो क्या करे, उसके पास क्या है, एक क्लॉक है जिससे वो क्या कर रहा है, टाइम देख रहा है, ठीक है, और पोजीशन भी देख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन सब कुछ निकाल सकता है। तो वो किसकी वजह से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं तो निकाला। समझ में आया कि नहीं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकाला, नहीं निकाला। तो अगर कोई कोऑर्डिनेट्स अटैच हैं किसी भी ऑब्जर्वर से और उसके पास क्लॉक है, तो वो उसके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब चीज़ निकाल सकता है। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। वो क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया कि नहीं है? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं दो तरीके के, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, भाई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। मतलब क्या बोला मैंने, देखो, या तो रेस्ट में हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उसे बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे बोल सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन को अच्छे से होल्ड करता है। ठीक है, होल्ड्स गुड। समझ में आ गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल वेलोसिटी से और एक्सेलरेटेड मोशन से क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, उसे बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है? फिर से सुन लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे और या रेस्ट में हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, नॉन इनर्शियल, इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल वेलोसिटी से और एक्सेलरेटेड मोशन में हो, तो उसे बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, इसके बाद अब हमारा टॉपिक आता है मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन 1D, 2D, 1D, 2D एंड 3D। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के अलोंग अपनी पोजीशन चेंज करे आउट ऑफ 3। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन अलोंग 1 कोऑर्डिनेट आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, ये हमने लिया, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है
तो इसे मोशन इन 1D, चाहे वो x एक्सिस हो, चाहे y एक्सिस हो, चाहे z एक्सिस। देखो ध्यान सुन लो फिर से, मैंने क्या बोला, सिर्फ एक, देखो इधर जा रहा है तो भी 1D है, इधर जा रहा है तो भी 1D है, ऊपर जा रहा है तो भी क्या है 1D। बॉल को ड्रॉप करूंगा तो 1 डायमेंशन मोशन। कभी ऐसे नहीं 3D में, बॉल को ऊपर ले गए तो 3D में, नहीं, सिर्फ नीचे की तरफ जा रही है भाई, ऐसे थोड़ी जा रही है, सिर्फ नीचे जा रही है। या अपन ने इधर बोला या अपन ने बिल्कुल सीधे बोला, ठीक है। तीनों कंडीशन में 1 डायमेंशन मोशन, मतलब सिर्फ इसने क्या किया, अलोंग x एक्सिस अपनी पोजीशन चेंज की है, या अलोंग y एक्सिस चेंज करे, या अलोंग z एक्सिस चेंज करे, एक एक्सिस चेंज करे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी, देखो इधर x एक्सिस में, तो इसकी वैल्यू आएगी x 0 0। इसके कोऑर्डिनेट आ गए कि नहीं आ गए, x 0 0 क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग ही क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इसे बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। सिर्फ ये यहाँ से चला इधर चला गया, ठीक है। बोल सकते हैं कि भाई 0 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर ट्रेवल किया इसने, यहाँ से लेके 1 मीटर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग ही तो इसने चेंज किया है। समझ में आया कि नहीं आया? आई कैप के इसको 1i भी लिख सकते हैं, आई कैप भी लिख सकते हैं, इनफॉर्म वेक्टर, इसीलिए वेक्टर पहले पढ़ाया है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, मोशन इन 2 डायमेंशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन 2 कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में चेंज करे आउट ऑफ 3, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन अलोंग 2 कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ 3, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट के अलोंग क्या करे, पोजीशन चेंज करे आउट ऑफ 3, तो उसे बोलते हैं 2 डायमेंशन मोशन। कैसे, सपोज करो ये है 1 डायमेंशन में बहुत सारे एग्जांपल, स्ट्रेट लाइन में कोई भी मोशन होगा, एक बॉल मूव इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेन मूव इन स्ट्रेट रेल्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे 1D के एग्जांपल ही हैं। 2 डायमेंशन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, अब तो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अलोंग एक तो x एक्सिस में, मैंने इधर थोड़ी लिखा है, मैंने z एक्सिस पे, मैंने तो x एक्सिस पे या y एक्सिस पे लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्लेन हो गया। कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, क्या हो गया, 2 डायमेंशन मोशन हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 डायमेंशन, सिर्फ प्लेन में चेंज हो। अभी ऑब्जेक्ट है वो इधर से इधर गया, तो यहाँ पे गया एक ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो है 1 मीटर और सपोज ये है 2 मीटर, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 1 2 0 1 2 0, तो ये 2 डायमेंशन मोशन हो गया भाई। इसके x और y लिख सकते हैं, x और y के अलोंग क्या करें, या y और z के अलोंग, या x और z, जरूरी नहीं है y x हो सकता है, y z हो सकता है, और x z भी हो सकता है, कोई भी 2 हो सकते हैं, ठीक है। प्लेन में चेंज करना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब बारी आती है 3 डायमेंशनल मोशन की। 3 डायमेंशनल मोशन होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो x y और z तीनों कोऑर्डिनेट के अलोंग अपनी पोजीशन चेंज करे, उसे बोलते हैं 3 डायमेंशन। जैसे पतंग उड़ा रहे हैं, 3 डायमेंशन मोशन है, ठीक है। वो जिग-जैग पाथ में मूव करेगी तो कौन सा है, 3 डायमेंशन में। समझ में आएगी नहीं? ए बर्ड फ्लाई, कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है तो रैंडमली मूव करेगा, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी, लेफ्ट भी, राइट भी, कुछ भी मूव कर सकता है, 3 डायमेंशन मोशन हो गया। तो इसका मतलब ये यहाँ पे लिया हमने, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट हो गए कि नहीं हो गए? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो लिया अपन ने x, ये सपोज ले लिया y और ये ले लिया z, ठीक है। तो x y और z तीनों की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान सुनो, z एक्सिस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा z, मतलब क्योंकि ये यहाँ है तो ये ऐसे दिखाना पड़ेगा अपने z, ठीक है। समझ में आ गया? तो x y और z, तो x y और z तीनों कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसे बोलते हैं 3 डायमेंशन मोशन हो गया। ये हमने 1D 2D और 3D डायमेंशन का बारे में कुछ बताया है, समझ में आ गया सबको। अब आता है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन टॉपिक, जिसे हम बोलेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक्चुअल में आप पहले पढ़ेंगे, डिस्टेंस जो है वो होती है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसे पाथ लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसने गिवन टाइम के अंदर
कौन सा एक्चुअल पाथ कवर्ड किया है उसे हम डिस्टेंस कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। सपोज ये ए से लेके बी पे गया, अब ए से लेके बी तक पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, अलग अलग पाथ पे गए, ठीक है। या ए से लेके बी पे गया तो ए से बी पे ही है, तो इसका तीनों का पाथ अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग पाथ है, तो इसका मतलब तीनों की डिस्टेंस अलग अलग होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसने गिवन टाइम के अंदर ये पाथ कवर्ड किया है, इसने उस ये पाथ कवर्ड किया है, इसने कोई भी टाइम के अंदर ये पाथ कवर्ड किया है, तीनों ही अलग हैं, इसका मतलब तीनों की डिस्टेंस क्या होगी, अलग होगी। तो मतलब जो ये पाथ एक्चुअल कवर किया है वो ही डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी, डिस्टेंस होगी। समझ में आया कि नहीं है? तो डिस्टेंस समझ में आ गया। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर किसी गिवन टाइम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन में कैसा पाथ कवर्ड किया है उसे हम डिस्टेंस कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है कि भाई ऑब्जेक्ट है उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, और द सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सेपरेशन होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। समझ में आया? देखिए अब ध्यान से सुनिए, जो डिस्टेंस होती है वो पाथ पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं है? डिस्टेंस होती है पाथ पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया? डिस्टेंस है वो इन इनिशियल, इस दोनों पोजीशन के बीच में मैनी टाइप्स की डिस्टेंस हो सकती है, भाई नंबर ऑफ डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बहुत सारी डिस्टेंस कवर्ड कर सकता है एक दो पॉइंट के बीच में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। समझ में आ गया? डिस्टेंस है वो पाथ को बताती है कि जो ऑब्जेक्ट ने मोशन किया वो पाथ कैसा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ के बारे में नहीं बताता है, वो तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ही हमें बता देगा सेपरेशन कितना है। समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए इनके बीच में कुछ डिफरेंस हम देखें आगे भी, इनके डिफरेंस कितने होंगे, कैसे कैसे डिफरेंस होते हैं, देख लो ध्यान से एक बार आराम से, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट देखो, डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इधर देखिए दूसरा, डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये होता है वेक्टर, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर जीरो, और इट में भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी। इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, और जीरो भी हो सकता है। इधर देखिए, अब देखिए सुनिए ध्यान से, डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, कैन नेवर बी लेस देन। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती है, बराबर हो सकती है या ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं है? कैन नेवर बी लेस देन, कभी भी कम नहीं होगी।
और इसमें क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, इसको ये बोल सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू बोल सकते हैं डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया भाई? देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होगा। समझ में आ गया? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब कोई मोशन स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, बराबर होगी। अदरवाइज क्या होगा, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, आप देखो इधर ध्यान से, डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंडेंट होती है। पाथ डिपेंडेंट होती है और ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं है? ये इसके कुछ क्या हैं। और एक और लिखो तो लिख सकते हो कि इन्हीं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है वो मैनी टाइप्स की हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट होता है वो फिक्स होता है। कि इन्हीं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। इसको नोट कीजिए, पहले कर लिया नोट। अब इस पे करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, इधर देखिए न्यूमेरिकल्स नंबर 1। देखिए पहले तो इसको नॉर्मल छोटे छोटे न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। इसके अंदर सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक तो डायरेक्शन देखो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ओरिजिन से चला ईस्ट की तरफ 5 मीटर चला, फिर ठीक है वो लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट या बोल सकते हैं नॉर्थ की तरफ टर्न किया, और फिर वो क्या किया 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा कर सकते हैं कि ये तो होगी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो कितनी होगी 5 + 12 कितना हो गया 17 मीटर तो होगी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट 5 + 12। अब देखो इधर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट 25 प्लस 144 169 होता है। तो 169 कितना होता है 13 का रूट होता है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है 13 मीटर आया कि नहीं आया। एक तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ पे तो चलो आराम से हो गया, इसलिए इनके कोऑर्डिनेट से करना होगा। जब भी 3D का कोई क्वेश्चन आएगा लेफ्ट राइट तो कर देंगे इसमें, लेकिन अप डाउन जब आएगा तो हम उसको आराम से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें कोऑर्डिनेट्स का भी पता होना चाहिए। तो क्या करें कोऑर्डिनेट्स, देखो इधर ध्यान से, ये यहाँ पे पहुँच गया ही नहीं पहुँच गया। एक्स एक्सिस में कितना चला 5 मीटर और वाई एक्सिस में कितना चला 12 मीटर। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट कितने लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 12 लिख दूँ, 5 12। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो ये तो फाइनल पोजीशन है, ये क्या है इनिशियल। तो इनिशियल के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 0 होते हैं। इनिशियल कितने 0 0 0 और इसका एक जेड है नहीं तो जेड का 0 कर दो भले, जेड कितना कर दे 0। तो इनिशियल का कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी, या आर आई बोल सकते हो, आर नोट भी बोल सकते हो इसको। आर नोट की वैल्यू मैंने वेक्टर बोला तो मैं कितना है 0i + 0j + 0k, ठीक है। अब ये फाइनल जो है तो आर बोल सकता हूँ इसको मैं, तो आर की वैल्यू कितनी आई 5i + 12j और +0k। के है नहीं तो के को भले अपन प्लेन में कर रहे तो के को भले हटाई दो, होगा तो के को देख लेंगे तब, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता था, याद करो जो वेक्टर में हमने पढ़ाया था, क्या वेक्टर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि एक ये है, ये ए है वेक्टर और ये बी वेक्टर है, और ये क्या था बी वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया ए बी वेक्टर, ठीक है। तो आर ए लिख सकते हैं, आर बी, तो ये कितना हो गया आर ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट कौन सा हो गया,
तो आर बी की वैल्यू वेक्टर इक्वल टू कितना है, आर ए वेक्टर प्लस आर ए बी वेक्टर, ये था। तो आर ए बी की वैल्यू कितनी आई बताओ, आर बी माइनस आर ए वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, आर बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इसका मतलब आर वेक्टर माइनस फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर कर दें तो वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया कि नहीं आया। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा हो गया, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आर, ठीक है, ये वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आर जीरो और इसकी वैल्यू हम कौन सी, आर वन दे दो ना इसकी वैल्यू, आर जीरो माइनस आर वन, तो आर जीरो वन की वैल्यू कितनी आ गई, आर वन वेक्टर माइनस आर जीरो, ठीक है। तो आर जीरो वन वेक्टर इजिकल टू हो गया 5i माइनस जीरो आई, 5 माइनस जीरो आई प्लस 12 माइनस जीरो जे, हो गया कि नहीं हो गया। तो आर जीरो वन वैक्टर कितना हो गया, 5i प्लस 12j। अब हमें तो क्या है, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन, तो ये तो पूरा वेक्टर फॉर्म आ गई। अब जब मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, स्क्वायर करके रूट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट इजिकल टू आर जीरो वन वैक्टर आ गया कि नहीं आ गया। तो आर जीरो वन वैक्टर इजिकल टू 25 प्लस 144 का रूट इजिकल टू 169 का रूट का होता है 13। तो हमने निकाल लिया भाई, क्या ये हमारा, देखो इससे भी हमने निकाला वही है और इससे भी यही है। अब तुम बोलो सर इतना झंझट क्यों किया, फिर जब 3D में आएंगे क्वेश्चन तब इससे नहीं होंगे, इससे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे भी ठीक है, लेफ्ट राइट तो बोल देंगे, अब अप डाउन चला गया तो फिर डायग्राम में ढंग से नहीं बनेगा। तो तुम उसका कोऑर्डिनेट लिखो, अब कोऑर्डिनेट को क्या कर दो, सीधा फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर कोऑर्डिनेट कर दो, लास्ट में जहां पहुंचा है उसके कोऑर्डिनेट माइनस जहां से चला था उसके कोऑर्डिनेट, हम आराम से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। 2 लाइन में होगा, बस कोऑर्डिनेट बनाने अपने को फटाफट से। तो कोऑर्डिनेट बनाओ और लास्ट के फाइनल कोऑर्डिनेट, और इनिशियल हमेशा 0 0 ओरिजिन से शुरू किया है तो ओरिजिन से, अदरवाइज कहीं से भी शुरू करेगा वहां पे हम बता देंगे। समझ में आया कि नहीं है, तो चलो नोट करो फटाफट से इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इधर कि भाई अब क्या किया गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ ए पॉइंट से चला और वो घूम घाम के ये बी पॉइंट पे गया, ये सी पॉइंट पे गया और ये डी पॉइंट पे गया। इसकी रेडियस मान लेते आर है, ठीक है। ए बी सी डी पॉइंट पे गया। अब देखो जब वो ए से लेके बी पे गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताओ। चलो ये पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पहला क्या है फिर अगला करेंगे। ये बी है 90 डिग्री है भाई, ये क्वार्टरली है, ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ए टू बी गया, ये ओ है। फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट when object move A to B, A to B, A से B पे मूव करता है तो इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताइए। और इसकी रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर यहां से लेके यहां गया तो डिस्टेंस तो हो गई ये, तो डिस्टेंस कितनी हुई, पूरी सरकमफेरेंस की कितनी होती है 2 पाई r, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 2 पाई r, तो पूरे की होती है डिवाइडेड बाई 4 पाई r बाई 2। समझ में आया, देखो इधर, ठीक है देखो इधर 2 पाई r पूरी होती है, इसका चौथा हिस्सा इसके पास है 4 कर दिया, ठीक है। पाई r आता, पाई r बाई 2 आ गया। ये तो क्या आया, डिस्टेंस है ना, ये यहां से लेके ये है डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये है भाई, तो ये r ये r, तो इसकी वैल्यू ये कितनी होगी 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया देखो r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का रूट, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट इक्वल टू कितना हो गया 2r स्क्वायर r रूट 2, ठीक है। ये कितनी होगी r रूट 2 होगी, दोनों का रेशियो चाहिए, तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
पाई आर बाई 2 और डिवाइड में नीचे कितना है आर रूट 2, आर से आर उड़ा दिया, ये बच गया पाई बाई 2 रूट 2। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आ गया। ठीक है, समझ में आया। दूसरा देखो, अगर यहां से लेके यहां तक देखें तो डिस्टेंस तो हो गई पाई आर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। यहां से लेके यहां तक देखें तो डिस्टेंस तो हो गई 2 पाई आर बाई 3, 2 पाई आर बाई 3 और डिस्प्लेसमेंट सेम यही आ गया r रूट 2, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। समझ में आ गया। इसमें तीनों चारों हम कर सकते हैं। करो, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इधर, चलिए थर्ड क्वेश्चन आता है कि एक ये व्हील है कोई, ठीक है, ये रोल कर रहा है। यहां से ये रोल करना शुरू किया इसने और उसने आधा चक्कर लगाया। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट क्या है ए। इसने हाफ रिवॉल्यूशन किया तो स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया कि नहीं है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो भाई ये व्हील रोल करेगा, इसकी रेडियस है आर, रेडियस इसकी कितनी है भाई आर, ये ए पॉइंट है। अब ये रोल करेगा, आधा चक्कर लगाया तो सपोज ये यहां पहुंच गया। तो भाई एक बात तो ये वाला पॉइंट कहां चला गया रे? ये तो नीचे वाला तो टॉप पे चला गया आधा चक्कर लगाते ही। ये ए पॉइंट कहां चला गया? ये यहां पे चला गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, ये तो ए पॉइंट जहां से स्टार्ट किया था, इसका मतलब ये बी पॉइंट मान लो, इस पॉइंट क्या मान लो बी। ठीक है, तो ये देखो यहां से लेके इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, अब डिस्टेंस तो इसने कितनी कवर की? ये कवर की। ठीक है, तो एक बात बताओ, रेडियस है तो आधा चक्कर लगाने में ये डिस्टेंस कितनी होगी? पाई आर। अब देखो, इसको मैं करूं खोलूं तो इसको आधा चक्कर लगाया, पूरा चक्कर लगाता तो सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता, लेकिन आधा चक्कर लगाया तो सरकमफेरेंस का आधा होगा कि नहीं होगा? तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? पाई आर हो गया भाई। ठीक है, तो ये तो पाई आर हो गया। तो इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, ये होगा कि नहीं होगा? अब बताओ यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बताओ भाई? ये आर है, ये भी आर है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2r। अब डिस्प्लेसमेंट आ गया कि नहीं आ गया? यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर का रूट, आर बाहर आ गया, देखो इधर 4r स्क्वायर, ये कर सकते हो, आर बाहर आ गया, रूट कितना आया? पाई स्क्वायर प्लस 4, पाई स्क्वायर प्लस 4, ये क्या आ गया? इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर। अरे देखो ध्यान से, ये देखो आधा चक्कर लगाएगा तो इसने देखो ये ऐसे गोल घूमेगा तो आगे भी तो बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा कितना? आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा जितनी सरकमफेरेंस होगी उतना आगे बढ़ता है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस का हाफ रिवॉल्यूशन किया तो आधा ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अरे एक चक्कर पूरा लगाता तो ये 2 पाई आर आगे बढ़ता, लेकिन आधा चक्कर लगाया तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, तो पाई आर आगे बढ़ा। और ये कितना है? 2r है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? या तो यहीं छोड़ दो 4r स्क्वायर और ये वैल्यू, ये नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? फटाफट से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये है, एक रूम है, ठीक है, उस रूम की सभी साइड है, एल लेंथ विड्थ तो राइट है, सबकी ए है। ठीक है, स्क्वायर है उसकी, सबकी हाइट है ए। ठीक है, ये रूम लिया, क्यूबिकल है, देखो इधर एक कोई बी है, ठीक है, मक्खी है कोई, समझ में आया कि नहीं है? मधुमक्खी है।
वो इस वाली वॉल पे, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ध्यान से सुनिए इधर, ये इस वॉल के कोई भी एक वॉल है, इसके सेंटर पे बैठी, मतलब एक वॉल, जैसे दीवार, एक सामने होगी, एक इधर होगी, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक दीवार है एक्स वाई प्लेन के अंदर, उसके सेंटर पे बैठी हुई है। उसे किस पे बैठी हुई है? सेंटर पे। ये सेंटर है इसका। ये है, ध्यान सुन लो फिर से, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। तो जो ए डी जी एफ जो दीवार है, जो वॉल है, उसके सेंटर के ऊपर बैठी हुई है और वो उड़ के इस कॉर्नर पे जाके बैठ गई, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ। समझ में आया? दोबारा देखो, एक्स वाई प्लेन वाली दीवार पे बिल्कुल सेंटर में बैठी हुई है, मतलब ये जो बोर्ड है ना, इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ है सपोज, इसका बोर्ड का सेंटर। अब यहां से उड़ के बी ने और इस वाले पे जाके बैठ गई। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो हमें क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, कैसे बताएंगे? यहां थी, ठीक है, यहां, अब देखो ये इनिशियल पोजीशन होगी कि नहीं होगी? आर आई होगी, आर आई वेक्टर बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। और ये क्या हो गया? आर फाइनल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? और ये यहां से लेके ये क्या होगा? डेल्टा आर होगा कि नहीं होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं, डेल्टा आर। यहां से उड़ के यहां बैठी है। अब इसमें तो समझ में नहीं आएगा वैसे तो, ठीक है, वैसे थोड़ी कर पाएंगे, किस तरीके से करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, इसके कोऑर्डिनेट होंगे आगे भाई बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, इसकी साइड बता रखी है ए है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिड पॉइंट इसका a/2 इधर होगा, a/2 इधर होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? आर आई के कोऑर्डिनेट हो गए। इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, a/2 0, x a/2 है, यहां से लेके यहां तक a/2 होगा, और यहां से लेके यहां तक, क्योंकि सेंटर अगर a साइड है तो उसका सेंटर a/2 पे ही मिलेगा। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितने? a/2 और 0। और इसके कोऑर्डिनेट भाई, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? x एक्सिस है क्या? तो ये वाली यहां पे चाहिए, यहां पे बैठा दो, चाहिए यहां पे बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? ये वाले कोऑर्डिनेट, ये वाले कोऑर्डिनेट बताओ फटाफट से। ये वाले कोऑर्डिनेट हो गए इसके कि भाई ये देखो कौन कौन से प्लेन में है? y और z प्लेन में है। तो y और z प्लेन, ये प्लेन का मतलब ये यहाँ पे है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे। इसमें कौन कौन से हैं? y एक्सिस है और सिर्फ क्या है? z एक्सिस है। समझ में आया कि नहीं आया? x एक्सिस है क्या इसमें? नहीं है। देखो दोबारा से देखो इधर, ये एक्चुअल में ये यहाँ तो है, ये यहीं है। देखो ये वाला कोऑर्डिनेट कहाँ है? यहाँ है। ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ है, इसका मतलब इसमें y है, इसमें z है, इसमें x नहीं है। तो इसके कोऑर्डिनेट 0 a आ गया कि नहीं आ गया बताओ? 0 a। तो इसका मतलब अब मैं लिखूं आर आई इनिशियल वेक्टर की पोजीशन, तो इसके कोऑर्डिनेट a/2 i प्लस a/2 j, ये हो गए। फाइनल कोऑर्डिनेट कितने हुए? 0 i, तो i है ही नहीं, तो a j और a के हो गए कि नहीं हो गए? अब क्या निकालना है? डेल्टा आर। तो डेल्टा आर निकाल लेंगे तो हमें पता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ठीक है। तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी हो गई? आर फाइनल ए जे प्लस ए के माइनस a/2 i a/2 j आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब डेल्टा आर की वैल्यू हो गई, देखो माइनस a/2 i, क्योंकि इसमें i तो है ही नहीं ना, माइनस a/2 i। अब देखो माइनस, अब देखो प्लस लिखे इसके बीच में। अब देखो इसका वैल्यू कितनी प्लस है और इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस है। भाई a माइनस a/2 j लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे a माइनस a/2 कर देंगे, नहीं कर देंगे? माइनस आया माइनस आया, प्लस आया प्लस आ जाएगा। इसकी वैल्यू देखो प्लस a माइनस a/2 के है कि नहीं है? तो a के ही आएगा, सिर्फ a के आ गया। क्यों? क्योंकि 0 है, k है ही नहीं, इसमें k है नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? डेल्टा r इज इक्वल टू माइनस a/2 i प्लस a/2 j और प्लस a के। ये तो आ गया वेक्टर फॉर्म। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, तो लगा दो दो डंडे। डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करके रूट कर दो, माइनस a/2 का स्क्वायर
a/2 का स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर का रूट। मैग्नीट्यूड निकाल दिया, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, a स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/4 1/4 1/2 और प्लस कितना आ गया 3/2, तो 3/2 a स्क्वायर आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई रूट ऑफ 3/2 a स्क्वायर। और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम डेल्टा आर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा आर की वैल्यू आ गई a√3/2। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो कोऑर्डिनेट से निकालना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी और स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।